जय हिंद। आज हम लोग क्लास 6 का इतिहास अध्याय 8 सम्राट अशोक एक महान शासक के अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे और इसको जानेंगे समझेंगे। और चलिए देखते हैं, आइए जानें। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में क। अशोक की ज़्यादातर अभिलेख रिक्त स्थान भाषा में हैं, तो यहाँ पे आपका भराएगा संस्कृत। तो देखिए, अशोक जो थे, अशोक सम्राट मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। और यहाँ पे अभिलेख कहने का मतलब है कोई कठोर वस्तु या धातु, जैसे कि पत्थर पे, ठीक है, या फिर कोई धातु में लिखा गया होता था, उसको अभिलेख कहते थे। और ये लिखने का इसमें मतलब ये था कि उसको कोई मिटा नहीं पाएगा, ठीक है, पत्थर पे लिख दिया जाता था ताकि वो मिटेगा नहीं, ठीक है। उस वक्त राजा लोग अपनी प्रजा को संदेश देने के लिए वो कोई बोर्ड नहीं चिपकाते थे, पत्थर पे ही लिखवा देते थे। ज़्यादातर जो अभिलेख हैं वो संस्कृत भाषा में पाए जाते हैं। अगला ख, उत्तरापथ प्रांत की राजधानी रिक्त स्थान थी, तो यहाँ आपका भराया तहसीला। यहाँ पे देखिए, उत्तरापथ जो है ये विंध्याचल के उत्तर में स्थित प्रदेश का सामान्य नाम था, ठीक है, जो कि प्राचीन भारत का एक व्यापार मार्ग था जो अफगानिस्तान के काबुल से शुरू होकर बांग्लादेश के चटगांव तक जाता था। देखिए, ये तहसीला कहाँ पे है? तहसीला जो है ये वर्तमान में पाकिस्तान में है, ठीक है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले के एक तहसील तथा महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल के रूप में ये जाना जाता है, ठीक है। तहसीला विश्वविद्यालय उस वक्त बहुत ही फेमस था, प्रसिद्ध था। ग नंबर प्रश्न, कलिंग युद्ध रिक्त स्थान के बीच लड़ा गया था, तो यहाँ पे आपका दोनों जगह में भराएगा कलिंग और अशोक के शासन, ठीक है। तो इसको फिर से देखिए, कलिंग युद्ध कलिंग व अशोक के शासन के बीच लड़ा गया था, ठीक है। यहाँ देखिए, कलिंग कहने का मतलब है कि अभी भारत देश में जो वर्तमान उड़ीसा राज्य जो है उसको पहले कलिंग के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और अशोक के शासन यानी कि मगध ये बिहार राज्य हुआ करता था, और ये बिहार और उड़ीसा के बीच में ये लड़ाई हुआ था, ठीक है, कलिंग का युद्ध। घ नंबर, अशोक के 13वें शिलालेख में रिक्त स्थान युद्ध के भयानक परिणामों का उल्लेख है, तो यहाँ पे आपका भराएगा कलिंग, ठीक है। देखिए, भयानक परिणामों कहने का मतलब है कि वहाँ पे जितने भी लोग थे, बहुत सारे माने हजारों लोग मारे गए थे दोनों तरफ से, और कलिंग के राजा जो थे वो मर चुके थे, और वहाँ की जितनी भी औरतें थी वो सब वहाँ की राजकुमारी पद्मा अपनी सेना बना के अशोक के साथ लड़ने के लिए आ जाती है, ठीक है। तो ये बहुत ही दर्दनाक दृश्य था अशोक के लिए भी, और उसके बाद वो अपना शस्त्र का त्याग कर देते हैं। आगे देखिए, 2 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क नंबर प्रश्न है, सम्राट अशोक का साम्राज्य किन किन क्षेत्रों तक फैला हुआ था? तो उत्तर देखिए, सम्राट अशोक के राज्य का विस्तार पूरे भारत में काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसके अलावा साम्राज्य में बहुत से नगर थे, जिनमें उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में है। यहाँ से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया जाया जा सकता था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, अशोक ने अपने साम्राज्य को कितने प्रांतों में बांटा था? उनके नाम लिखिए। तो देखिए उत्तर,
अशोक ने अपने साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांटा था। उनके नाम निम्नलिखित हैं: उत्तरापथ, अवंती राष्ट्र, कलिंग, दक्षिणापथ और प्राची। 5 प्रांतों में बटा हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, अशोक का धर्म क्या था? धर्म प्रचार के लिए किस पदाधिकारी की नियुक्ति की गई थी? तो उत्तर देखिए, यहाँ पे धर्म का अर्थ होता है धर्म, ठीक है। तो उत्तर देखिए, इतिहास में अशोक की प्रसिद्धि के कारण उनकी राज्य विस्तार की नीति नहीं अपितु धर्म है। अपने दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेखों में अशोक ने धर्म की व्याख्या इस प्रकार की है: धर्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य, पाप रहित होना, मृदुता यानी कि प्यार से बात करने वाला, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया, दान तथा सुचिता। पे देखिए, सुचिता का अर्थ होता है सुंदर, पवित्र या शुभ, ठीक है, या फिर अच्छा चित्र होता है। तो यहाँ पे आगे देखिए, प्राणियों का वध ना करना यानी कि किसी भी प्राणी को नहीं मारना है। जीव हिंसा ना करना मतलब किसी भी जीव को भी कष्ट नहीं पहुंचाना है। माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानना। गुरुजनों के प्रति आदर, मित्र, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों तथा श्रमणों। यहाँ पे देखिए, श्रमणों का अर्थ है साधक या तपस्वी। तो श्रमणों के प्रति दानशीलता तथा उचित व्यवहार भी धर्म के अंतर्गत आते हैं। धर्म प्रचार के लिए महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी, ठीक है। महामात्र या महामात्य भी बोलते हैं इसको, ठीक है। एक तरह से कह सकते हैं कि राजगुरु। अगला प्रश्न घ नंबर, अशोक के बारे में हमें जानकारी किस प्रकार मिलती है? तो उत्तर देखिए, अशोक के धर्मोपदेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी तरह के संदेशों से हमें अशोक के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। जैसे कि अशोक का शिलालेख में संस्कृत से लिखा गया है, ठीक है। तो संस्कृत को हम लोग पढ़ के समझ लेते हैं। अशोक के समय में जो लिपियाँ प्रयोग होती थी वो थी बर्मी लिपि, खोरोष्टी लिपि, यूनानी लिपि और आम्रामाइक लिपि। अगला देखिए 3 नंबर प्रश्न, सम्राट अशोक की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? तो उत्तर देखिए, सम्राट अशोक ने अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। राजा के द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। ये किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करते थे। इनमें कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। राज्य के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। इन सबके ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता सब पर नियंत्रण रखता था। प्रशासन की सुविधा के लिए मौर्य साम्राज्य कई छोटे क्षेत्रों या प्रांतों में विभक्त था। अशोक के समय की इनकी संख्या 5 थी। यहाँ प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था।
मौर्य शासक प्रांतों में आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों नग्न पात्र रखने की कोशिश करते थे। यहाँ से मिलने वाले संसाधन कर को एकत्रित किया जाता था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र कंबल और दक्षिण भारत सोने की कीमती पत्थरों के लिए जाना जाता था। जंगली इलाकों में रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह आशा की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दें। चौथा प्रश्न है, सम्राट अशोक के जीवन में कलिंग युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा? तो उत्तर देखिए, सम्राट अशोक कलिंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने में सफल रहे, लेकिन इस युद्ध ने सम्राट अशोक के हृदय को परिवर्तित कर दिया। उनका हृदय दया एवं करुणा से भर उठा तथा भविष्य में कभी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर लिए। यह विश्व इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना थी। इसके बाद वह बौद्ध बन गए तथा अपने साम्राज्य के सभी उपलब्ध संसाधनों को जनता के भौतिक एवं नैतिक कल्याण में समर्पित कर दिए। कहने का मतलब है कि सम्राट अशोक जो भी चाहते थे उसको वो पूरा करते थे और अखंड भारत इनका सपना था। इनमें बहुत सारा देश शामिल था और एक कलिंग राज्य जो वर्तमान उड़ीसा और उसके साथ आसपास के कुछ राज्य भी मिले हुए थे, उसको वो जीत नहीं पाए थे। तो इसको अंत में वो जीत लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सैनिक मारे जाते हैं, 1 लाख सैनिक और 1.5 लाख लोग घायल होते हैं, तो उसको देख के उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और कभी भी लड़ाई नहीं करने के लिए वो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं और हिंसा से एकदम दूर हो जाते हैं और लोगों के नैतिक कल्याण के लिए अपना जीवन को समर्पित कर देते हैं। अगला 5 नंबर प्रश्न है, अशोक एक लोकप्रिय एवं महान शासक था, आप क्या सोचते हैं? तो उत्तर देखिए, अशोक विश्व के महानतम राजाओं में से एक थे। अशोक के निर्देश पर कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। अशोक ही एक ऐसा राजा थे जो किसी भी चीज़ को करने के बारे में सोचते थे, उसे वे पूर्णतः हासिल करते थे। अशोक अखंड भारत का निर्माण करना चाहते थे, जिसमें वह पूर्णतः सफल रहे। युद्ध से मन हटने के बाद उनका हृदय पूर्णतः परिवर्तित हो गया और वह बौद्ध धर्म के सफल प्रचारक भी बने। देखिए, जब कलिंग का युद्ध में लाखों लोगों का मृत्यु हो गया, तो एक भिक्षुक उनके सामने आए और बोले कि एक छोटा सा बालक जो उस युद्ध में मर गया, उसका क्या दोष था? क्या आप उसके प्राण वापस ला सकते हैं? तो वो चीज़ घटना को देख के आसपास लोगों का रोना धोना देख के उनके हृदय में परिवर्तन हो गया। उनको लगा कि आखिर ये रक्तपात किस लिए? और उसके बाद वो लड़ाई करने के लिए हमेशा ही छोड़ दिए, अपना तलवार फेंक देते हैं। फिर भी उनका शासन जो था काफ़ी लंबे समय तक चला, लोग उनको बहुत अच्छा मानते थे और ये बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में भी किए और अपने पुत्र एवं पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजे। ये पाठ आप लोग का यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।